इसमें, ठीक है। जैसे आपने सुना इसकी संस्था कौन है, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यही लोगों की क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है। ये ऐसी काम करती है कि रिक्रूट करके राज्यों को दे देती है, फिर समझ रहे हो, मतलब लोगों को सेलेक्ट करेगी, ट्रेनिंग करवाएगी उनकी लवासना में, और फिर राज्य वाइज वैकेंसी के आधार पे, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश को मान लो हर साल अगर यूपीएससी का एग्जाम आता है और 1000 सीट होती है मान लो, है ना, बहुत रेयर है कि 1000 होती है, हालांकि ज्यादातर तो 700-800 ही होती है, ठीक है। तो मान लो इसमें से 100 पद होते हैं आईएएस के, 200 पद हैं आईपीएस के, 300 से 400 पद होंगे आईआरएस के, और फिर 27-24 सर्विसेज हैं, ऐसे सबका बटा होता है। तो अब 100 पद हैं आईएएस के। अब आप जानते हो 28 राज्य हैं, है ना, तो हर राज्य में जिसकी जनसंख्या के हिसाब से किसी को 20 मिलेंगे, किसी को 30 मिलेंगे, किसी को 40 मिलेंगे, है ना। जो जैसे बड़े राज्य हैं इनको ज्यादा मिलेंगे, जो छोटे राज्य हैं उनको कम मिलेंगे, ऐसे ही आईपीएस की। तो रिक्रूट करके राज्यों को कैडर के हिसाब से, आपने सुना होगा कैडर डिवाइड होता है, ठीक है, रैंक के आधार पे, तो वो राज्यों में चले जाते हैं, और फिर राज्य सरकार वहां की क्या करती है, उनको कहाँ लगाना है, किस जिले में उनसे काम लेना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, किस विभाग में भेजना है, ये राज्य सरकार का काम है, ठीक है। हाँ, नौकरी से नहीं हटा सकती, उनका क्या कर सकती है, मान लो पता चला कि इस विभाग में अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई आरोप लगा तो दूसरे विभाग में भेज दी, ठीक है। राज्य सरकार ये नहीं कर सकती कि चलो तुमको नौकरी से बर्खास्त करते हैं, तुम सही काम नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये कहां से आए हुए हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। इसीलिए ये माने जाते हैं कि केंद्र के प्रतिनिधि हैं जो हर जिले में बैठे हुए हैं, और कईयों बार जब क्लैश कर जाता है मामला, केंद्र सरकार कुछ और आदेश दे दे, राज्य सरकार कुछ और आदेश दे दे, तो ये किसका आदेश फॉलो करेंगे, केंद्र का फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर हैं, केंद्र के। और केंद्र सरकार को ये पावर भी है कि कभी कभी, अब केंद्र सरकार को भी तो जरूरत होती है अधिकारियों की, अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों में, पीएमओ में कौन काम कर रहा है, यही सारे ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो चुन लेती है, पहले राज्यों में भेजती है, जाओ काम करो, अच्छा देखती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको दिल्ली बुला लेती है फिर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मान लो, आप जानते हो कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, केंद्र में किसी और पार्टी सरकार हो गई, राज्य में किसी और पार्टी सरकार हो गई, तब क्लैश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि अच्छे ऑफिसर्स हमारे पास आ जाएं, अब राज्य का देता है कि नहीं दूंगा मैं, इनको हमारी भी तो जरूरत है, ठीक है। तो जैसे अब जैसे मान लो एक ही पार्टी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश के जो केंद्र में है वही पार्टी राज्य में है, भारतीय जनता पार्टी, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, मामला एक दूसरे से बात बन जाती है। बंगाल देख लो, अगर आप, बंगाल में दीदी की सरकार है, अलग पार्टी है ना, केंद्र में अलग पार्टी। अब पिछली बार ही ऐसा हुआ कि कई सारे बंगाल के ऑफिसर्स को केंद्र सरकार दिल्ली बुलाना चाहती थी, दीदी ने मना कर दिया, बोला नहीं दूंगी, ठीक है। और ऐसा हुआ पहली बार कि एक मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के ट्रांसफर को लेके धरने पे बैठ गया, बोले हम अनशन करेंगे अगर हमारे अधिकारियों को ले गई दिल्ली तो नहीं देंगे हम, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि ज्यादा भरोसा था, ज्यादा अच्छे से काम कर रहे थे वहां पे, दीदी की सरकार ही चला के रखी उन लोगों ने, बना के रखी, इसलिए तो देखो इतना इन लोगों ने मेहनत की फिर भी हरा नहीं पाए, उनने बीजेपी को हरा दिया और फिर से मुख्यमंत्री बन गई। तो लोग अपने लोगों को संरक्षित करते हैं, बचा के रखते हैं ना, कि जो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखे हो आप इसमें कार्यपालिकी शक्तियां में लिखो, सभी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रधान, सभी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सभी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अपने शब्दों में लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है, लिख लिया। एक बेंच में 4 लोग क्यों बैठ जाते हो, जब लिखते नहीं बन रहा है तो 2 लोग बैठा करो, या मैक्सिमम 3 बैठो, है? 4 लोग बैठोगे तो नहीं बन पाएगा, है ना। दूसरा लिखिए, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नियुक्ति होती है, जरा बताइए मुझे, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कितने लोग कह रहे हैं चुनाव होता है, जरा हाथ उठाएं। आप लोग नहीं कह रहे हो, जल्दी बोलो जिसको बोलना है,
सारे लोग, लगभग सारे लोग, और लगभग सारे लोग गलत कह रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। चुनाव किसका होता है? फिर आप तो कहोगे अरे मोदी जी चुनाव लड़ते हैं आके। वो चुनाव लड़ते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री भी एक सिंपल क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही हो, राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं वो सिर्फ किसका लड़ते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। बाद में वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कि पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये चुनाव जीते यही बनेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद का कोई ऐसा चुनाव नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दिमाग के तार आप खुल जाएंगे भी आपको अभी लगेगा कि अरे चुनाव ही तो होता था। तो भारत में क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और वो कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो लिख लिया आपने। और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सभी मंत्री की, जानते हो कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे कि अच्छा इनको मंत्री बना दीजिए, रेल मंत्री, इनको स्पोर्ट्स मंत्री, इनको स्वास्थ्य मंत्री, इनको शिक्षा मंत्री। तो राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है बना देते, हाँ जो भी। तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति सारे मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पद, और अगली लाइन, राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। शपथ कभी देखा है आप लोगों ने? पद और गोपनीयता की दो शपथ होती है। पहली बात तो आप जिस पद पे आ रहे हो उस पद की शपथ लोगे, उसके बाद उसकी गोपनीयता मेंटेन रखोगे। ऐसे जो पद होते हैं ना, प्रधानमंत्री बनना भारत में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट, बहुत सारी सीक्रेट चीजें जो किसी को नहीं पता होती हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को पता होती है। मतलब पूरे देश का सारा जो रहस्य है वो किसके यहाँ पे होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है, समझ लो। इसलिए उसको ये शपथ दिलाई जाती है कि तुम शपथ लो कि ऐसे किसी भी गोपनीय बात को पब्लिक नहीं करोगे जो जनता के हित में नहीं होगी। समझ रहे हो? आज भी भारत सरकार के पास ऐसी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी फाइल्स जो कभी पब्लिक में नहीं आई हैं। क्यों? गोपनीयता के कारण। बहुत सारे काम होते रहते हैं, बहुत सारे कांड भी हो जाते हैं बीच बीच में, लेकिन उन सारे कर्मकांडों को छुपा के रखा जाता है कि इसको उजागर मत कर देना, इससे देश का नाम खराब हो जाएगा, देश में समस्या भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसी सारी गोपनीय बातों को उजागर नहीं करना है, इसीलिए ऐसे मंत्रियों के पास भी होते हैं। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। अगला लिखिए, सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सभी कार्य किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। वो वाला गाना सुना है, करते हो कन्हैया नाम हो रहा है, कुछ ऐसा है ना। तो करता कोई और है, नाम किसी और का होता है, राष्ट्रपति का होता रहता है ना। करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, कुछ ऐसा गाना है। लिख लिया आपने? ठीक। अब देखो अगली लाइन लिखो, भारत के सभी नहीं, निम्नलिखित, भारत के निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति, न्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अगला है महालेखा परीक्षक, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग कहते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? वह अन्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइए जरा? यस, सीईसी, कल ही बात हुई थी, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया में बताइए जरा? हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? ये आपको पता होना चाहिए।
हु इज द कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। ये सब बहुत बड़े पद हैं, जान लो। ये सब देश के रक्षक हैं, देश की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करने वाले यही लोग हैं, देश में लोकतंत्र को बचाने वाले ये लोग हैं। इनको आपको जानना चाहिए। कल क्या पता आप भी इस पदों में पहुंच जाए। और इस पदों पर पहुंचने वाले सारे जो लोग होते हैं वो एक ऑफिसर होते हैं, जो सबसे बढ़िया काम करते हैं पूरे जीवन में अपने। उनके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा होता, कहीं भी भ्रष्टाचार का, कहीं भी चोरी का, कहीं भी किसी का। बेस्ट ब्यूरोक्रेट, उन्हीं को बाद में सरकार इन बड़े बड़े पदों पे रखती है। 2014 में आप लोग पैदा हो गए थे? 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, है ना। मनमोहन सिंह की सरकार चली इसीलिए गई क्योंकि ये व्यक्ति जो कैग थे कुछ टाइम पे, उनका नाम था विनोद राय। क्या नाम था भाई? विनोद राय। ये बड़े खतरनाक क्रांतिकारी आदमी थे। इन्होंने उस सरकार के बहुत सारे घोटाले उजागर कर दिए, समझ रहे हो? बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला और बहुत सारे घोटाले। क्योंकि इनका काम यही होता है कि ये देखना कि सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है और कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा मनी का। इनका काम है कैग का। इसलिए आज आप बताओ कि कैग कौन है और क्यों नहीं देख पा रहे हैं कैग? क्या इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हो रहा क्या पिछले 15 सालों से? तो कैग कहाँ सो रहे हैं अभी? कैग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? और हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। घोटाला होना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। लेकिन इनका काम ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये सरकार का वकील होता है, समझ रहे हो? सरकार का वकील। सरकार, क्योंकि हर मामले में प्रधानमंत्री तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, है ना, न्याय सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन जाएगा? सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत पावरफुल पद है भी, समझ रहे हो? तो अगला आपने देखा चुनाव आयुक्त। देखा है आपने, चुनाव कराने की जिम्मेदारी है इनके पास। पहले बहुत पावरफुल होते थे, हालांकि इनकी पावर सरकार ने छीन ली है कुछ, ठीक है। सरकार ने चुनाव आयोग को थोड़ा कमजोर कर दिया है। क्यों? ताकि चुनाव आयोग सरकार की सुने। पहले क्या होता था कि चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, वो इक्विवेलेंट पावर और सैलरी पाता था सुप्रीम कोर्ट के जज के, समझ रहे हो? क्योंकि मतलब उसकी जो फैसिलिटी है, जो फायदा है, उसमें सरकार कोई कट फिट नहीं कर सकती, रोक टोक नहीं कर सकती। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो सरकार के दबाव में ना आए। जैसे एक निश्चित कार्यकाल होना और जो आपको पैसा सैलरी मिल रही है उसमें कोई कट नहीं होगा, तो आप अपने स्वतंत्र काम करोगे। लेकिन पता चला कि सरकार के अपने हाथ में ले ले, तुम्हारा कार्यकाल कितना होगा मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हारी सैलरी कितनी होगी मैं डिसाइड करूंगा, तो तुम खुल के काम कर पाओगे? तुम तो हमेशा डरे रहोगे ना कि साहब कार्यकाल बढ़ा दीजिए मेरा थोड़ा सा, साहब थोड़ा सैलरी बढ़ा जाते तो काम हो जाता। तो चुनाव आयोग के साथ यही हुआ। पहले ऐसा नहीं था, अभी 3-4 सालों में ऐसा कर दिया गया कि चुनाव आयोग की सैलरी और कार्यकाल अब सरकार डिसाइड कर रही है। तो चुनाव आयोग किसकी सुनेगा? सरकार की, ठीक है। इसीलिए चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि कहीं सैलरी और कार्यकाल के चक्कर में इधर उधर तो नहीं कर रहे हो, है ना। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को एकदम इंडिपेंडेंट संस्था होनी चाहिए कि सरकार की भी ना सुने वो जो डिसीजन ले ले तो ले ले। लेकिन आप जानते हो कि इनकी सारी नियुक्ति ही तो सरकार ही करती है। प्रधानमंत्री जो होंगे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, वही राष्ट्रपति को कहेगी कि इनकी नियुक्ति इस पद पे कर दो। तो आप कितना डाउट करोगे? सरकार पे भी आप एक लेवल से ज्यादा डाउट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप ही तो चुन के भेजी हो सरकार, जनता ने तो चुनी है। अपने मन से तो बैठे नहीं है प्रधानमंत्री कि चलो मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं। कैसे बैठे? वोट की पावर, है ना, आपके वोट की पावर से वहां बैठे हुए। तो अगला लिखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऐसा लिख लो, यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य भी, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है डायरेक्ट। कौन है अभी यूपीएससी का चेयरमैन?
कौन है बताइए जरा, सब लिख के आना कल कॉपी में, जितना भी मैंने नाम लिखा है, ठीक है। सबके चेयरमैन, सबके प्रेसिडेंट, अध्यक्ष लिखे होने चाहिए आपकी कॉपी पे। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वित्त आयोग का अध्यक्ष व सदस्य, अगला है फाइनेंस कमीशन, इसको बोलते हैं। फाइनेंस कमीशन नाम सुना है इसका? इसके अध्यक्ष व सदस्य, अरे वित्त आयोग लिख लो, वित्त आयोग। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है पैसे को बांटना। देश का सारा खजाना उसके पास जाएगा, फिर वो क्या कहेगा? लाओ बांटते हैं। किसको बांटते हैं? राज्यों को, जनता को नहीं, राज्यों को। ठीक है, योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे कि मुझे दे दो, कितना दोगे साहब। उधर नीतीश कुमार खड़े होंगे, मुझे कितना दोगे साहब। ठीक है, सारे मुख्यमंत्री खड़े होंगे कि मुझे 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 कितना मिलेगा। वो कहेंगे बैठ जाओ, सबको मिलेगा। तुम्हारी जनसंख्या कितनी है? वो बताएंगे मेरी जनसंख्या इतनी है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए अपने लोगों के लिए। अच्छा, कहेंगे तुम्हारे पास कमाई का सोर्स, कमाई कैसे हो पाती है कुछ राज्य की? तो कुछ राज्य कहेंगे नहीं साहब, बहुत गरीब है हम, हमारे पास कमाई नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। कहेंगे हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है हर साल, कमाई नहीं होती, मुझे थोड़ा ज्यादा दे दो। तो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे तुम्हारी बातों। तो सारे राज्यों में बंटवारा करता है वित्त आयोग पैसे का। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम 41% जितना पैसा आएगा एक साल में हमारे पास, उसका 41% हम राज्यों को बांट देंगे और 1% जम्मू कश्मीर को दे देंगे। जम्मू कश्मीर को बहुत पैसा मिल रहा है, 1% बहुत होता है, जान लो। भारत के पास थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। ठीक है, कर्जे में होना अच्छी बात है, कर्जे में होना बुरी बात नहीं है, नहीं बुरी बात है। आप कर्जा लो, सरकार तो आप चाहती है कि जनता कर्जा ले। दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कर्जदार है? बताइए। गलत जवाब है आप लोगों का। सबसे ज्यादा कर्जा है अमेरिका के ऊपर। यस, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कर्जा लेते हैं। वो कर्जा नहीं देते बेटा, ठीक है। वो कर्जा देते भी हैं, लेकिन संस्थाएं होती है कर्जा देने वाली, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब होते हैं। तो कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। हमारे समाज में ऐसा फैला दिया गया, करे तो कर्जे में है। जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, वो सब करोड़ों अरबों खरबों कर्जा लेते हैं। आप कर्जा लो, अपना साम्राज्य बनाओ। अभी आपने देखा ना, माल्या 15,000 करोड़ लेके भाग गया यहाँ से, है ना? विजय माल्या का नाम सुना था? 15,000 करोड़, 15 करोड़ नहीं, 15,000 करोड़। इतना पैसा कब कमाओगे आप? तो आप, अगर आपको कर्जा कहीं से मिलता है तो लेना चाहिए, कर्जे लेने में शर्माना मत। ठीक है, ये हमारे समाज में धर्मों में बहुत पढ़ाया जाता है कि नहीं नहीं कर्जा नहीं लेना है, इस जन्म में अगर आप किसी का कर्जा खाओगे तो अगले जन्म में बैल बन जाओगे, है ना? ठीक है, तो आप यूज करिए उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में, क्योंकि आप अगर पैसे नहीं लोगे, लोन नहीं लोगे, कर्जा नहीं लोगे, तो आप कैसे बिजनेस करोगे? ठीक है, इसीलिए बैंक के पास जाओ। हाँ, बैंक से ही लेना, किसी व्यक्ति से मत ले लेना। ठीक है, बैंक से लेना, इंस्टीट्यूशनल से ही लोन लेना चाहिए। जाओ, खूब सारा पैसा लो अगर देता है तो। ठीक है, हाँ EMI तो लगेगी ना। तो देखो, अगर हमारे यहाँ समाज में कॉमन मैन कर्जा क्यों लेता है? कॉमन मैन कर्जा लेता है घर बनवाने के लिए, कार लेने के लिए, है ना? तो तुम कार और घर के लिए लोन मत लो ना भाई, बिजनेस के लिए लोन लो, कि जहां से तुमको पैसा आ सके हर महीने। अब तुम कार खरीदे हो लोन लेके, तो क्या तुमको कार कमाई देगी हर महीने? तुम्हारी कमाई लेगी हर महीने। EMI तुम भरोगे 50,000, उसमें तो तुम बिक जाओगे। अरे कार तो कार हो गया। ये सब क्या है? डिप्रिसिएटिंग एसेट है। एक बार आप खरीद ले तो इसकी कीमत बढ़ेगी नहीं। मान लीजिए आपने डिफेंडर ले ली 2 करोड़ की, तो क्या अगले महीने डिफेंडर 4 करोड़ की हो जाएगी क्या? वो तो अब जो भी लेगा 1.5 करोड़ में ही लेगा, कम हो गई उसकी कीमत, सेकंड हैंड हो जाएगी ना। तो सेकंड हैंड की कीमत कम होती जाती है ना? तो आपको ऐसी चीजों में पैसा लगाना है जहां से रिटर्न अच्छा आ सके। हाँ, जमीन में लगाइए, गोल्ड में लगाइए, बैंकिंग में, जहां भी आप मन करे, दूसरी जगह लगाइए।
पैसा लीजिए और पैसा लगाइए और उसी के बीच का प्रॉफिट बनाइए। समझ रहे हो? बहुत सारे जो पैसे कमाने वाले लोग हैं कुछ नहीं करते, घर में बैठ के लैपटॉप उठाते हैं, शेयर मार्केट में 1 घंटे यहां लगाए, 1 घंटे वहां लगाए, 1 घंटे वहां लगाए, उतने में ही लाखों बना लेते हैं ट्रेडिंग से। लेकिन उसको सीखना पड़ता है, ठीक है, खतरनाक भी है। इस चक्कर में मैंने एक बार बहुत अपना लॉस कर दिया था ट्रेडिंग के चक्कर में, ठीक है। इंडिया में बड़ा अभी नया नया ट्रेडिंग का कल्चर खूब उठा है, जो देखो वही ट्रेडिंग करने लगा। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी कर लेता हूं, क्या पता कमाई हो जाए, ठीक है। तो मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो भी डिजिटल करेंसी। आप जानते हो कि आजकल बहुत सारी डिजिटल करेंसी है जो इंडिया में बैन है। हालांकि जो मैं कर रहा था वो इलीगल है, इंडिया में बैन है, नहीं करना चाहिए। आपने नाम सुना होगा डिजिटल करेंसी, जैसे इथीरियम, बिटकॉइन, है ना, ऐसे बहुत सारी। तो ऐसी ही डिजिटल करेंसी में ट्रेड कर रहा था, उसमें मेरा काफी लॉस हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले उसके बारे में जानना है, सीखना है, समझना है, इसके बाद ही करना है, वरना लॉस ही होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत।